अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक जो है दोबारा फर्स्ट ईयर के हवाले से है और फर्स्ट ईयर इंग्लिश के हवाले से है, पोइट्री सेक्शन में से है। और आज की हमारी पोम का नाम है द एबट ऑफ कैंटरबरी, रिटन बाय एनोनिमस। और एबट ऑफ कैंटरबरी बेसिकली जो पोम है, पहले थोड़ा सा आपको इस पोम के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि ये जो कहानी है, अगर हम करेक्टर्स की बात करें तो इस कहानी के अंदर 3 करेक्टर्स हैं। और एक करेक्टर का नाम है किंग जॉन, जिसे बताया गया है कि इंग्लैंड का बादशाह है, किंग ऑफ इंग्लैंड है ये। और एक करेक्टर बताया गया द एबट ऑफ कैंटरबरी। एबट ऑफ कैंटरबरी बेसिकली एक टाइटल है। एबट बेसिकली कैसे कह सकते हैं आप, नवाब को, या कहीं जैसे मेयर टाइप का होता है। और कैंटरबरी इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस जो कि इंग्लैंड में पाई जाती है। कैंटरबरी एक जगह का नाम है, ठीक है ना। और तीसरा करेक्टर है बेसिकली पूर शेफर्ड। पूर मीन्स गरीब होता है और शेफर्ड का मतलब होता है चरवाहा। चरवाहे से मुराद क्या होता है, जैसे भेड़ बकरियों को चराने वाले जो होते हैं, सही है ना, तो उन बंदों को कहा जाता है शेफर्ड कहा जाता है, ठीक है जी। तो कहानी बेसिकली क्या है, एबट ऑफ कैंटरबरी। 3 करेक्टर्स हैं जिसके अंदर मेन करेक्टर्स जो हैं वो 2 हैं। एक किंग जॉन है और दूसरा एबट ऑफ कैंटरबरी। कहानी बेसिकली क्या है, किंग जॉन जो है वो इंग्लैंड का बादशाह है और काफ़ी क्रूअल किस्म का, काफ़ी ब्रूटल किस्म का, काफ़ी जालिम जाबिर किस्म का और इंतहाई नालायक किस्म का बादशाह है। यानी ऐसा बादशाह जैसा आप यूँ समझ लें कि ये कोई किसी की वेलफेयर नहीं करता, कोई इससे खुश नहीं है, ठीक है ना। और ये किसी अपने मुल्क के लोगों के काम किसी भी तरीके से नहीं आता, ठीक है। और यही होता है क्या कि लोग जो हैं वो इसके पास आते हैं अपने प्रॉब्लम्स लेकर, लेकिन ये लोगों से मिलता भी नहीं है, लोगों के प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं करता। और लोग बेचारे बड़े मायूस होकर जो है ना, बड़े पैसिमिस्ट होकर जो है वो यहाँ से चले जाते हैं, लौट जाते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि ओवरऑल इस कहानी के अंदर बताया गया है कि बादशाह ने तो किसी की कोई हेल्प नहीं की, लेकिन बादशाह के अगेंस्ट से मुराद ये, यानी बादशाह के बरक्स अगर देखा जाए तो एक और करेक्टर है जो कि इंग्लैंड में ये कैंटरबरी का रहने वाला और कैंटरबरी का एबट है। एबट से मुराद जैसा आप समझ लें कैंटरबरी का नवाब है ये, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा एबट ऑफ कैंटरबरी बताया गया है कि बहुत इनोसेंट इंसान है, बहुत लॉयल इंसान है, बहुत ज़्यादा कहते हैं ईमानदार है, ऑनेस्ट है और बहुत ज़्यादा लोगों का वेल विशर है, यानी लोगों के साथ भलाई करने वाला है, सही ना। अच्छा, अब सवाल ये है कि कहानी बेसिकली क्या है कि एंड में तो जब हम करेक्टर स्टार्ट करेंगे पूरे शेफर्ड का, ठीक है ना, लेकिन अभी जो स्टार्टिंग में करेक्टर चलेंगे वो 2 चलेंगे, किंग जॉन और एबट ऑफ कैंटरबरी। कहानी बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होनी है कि किंग जॉन जो है वो एबट ऑफ कैंटरबरी से जेलिस हो जाएगा। सवाल ये, भाई जेलिसी की वजह क्या है। जेलिसी की वजह यह है कि किंग जॉन तो लोगों की सपोर्ट नहीं करता, लोगों की हेल्प नहीं करता, अपनी आवाम की सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एबट ऑफ कैंटरबरी के घर जो भी जाता था, एबट ऑफ कैंटरबरी उसकी भरपूर मदद करता था। यानी ये कह लें कि एबट ऑफ कैंटरबरी ऐसा इंसान था कि कोई भी आधी रात को भी से घर आ जाए ना, तो ये उसकी भी क्या करता था, सपोर्ट करता था, हेल्प करता था। जैसी हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल चाहिए, सोशल चाहिए, किसी भी किस्म की सपोर्ट हो, एबट ऑफ कैंटरबरी सपोर्ट किया करता था। और यही वजह थी कि लोग बादशाह से ज़्यादा, बल्कि ये कह लें कि बादशाह तो लोग पसंद ही नहीं करते थे, सबसे ज़्यादा लोग पसंद करने लगे थे किसको, एबट ऑफ कैंटरबरी को। और यूँ समझ लो कि लोग, इंग्लैंड के लोग जो थे वो एबट ऑफ कैंटरबरी को अपना बादशाह समझ बैठे थे। और वो हर मसला, हर परेशानी, हर प्रॉब्लम लेके किसके पास जाते थे, एबट ऑफ कैंटरबरी के पास जाते थे, और एबट ऑफ कैंटरबरी उसको सॉल्व भी करता था। अब सिलसिला क्या है कि जब ये खबर पहुंची किंग जॉन के पास कि एबट ऑफ कैंटरबरी जो है वो लोगों को सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो बादशाह के आसपास के जो लोग थे उन्होंने बादशाह को थोड़ा एग्जेजरेट किया, भड़काया। और भड़काया किस सेंस में, उसको ये रियलाइज़ कराने की कोशिश की कि सर आप देखें कि आप बादशाह हैं, लोग आपके पास नहीं जा रहे बल्कि एबट ऑफ कैंटरबरी के पास जा रहे हैं। और है ना, एबट ऑफ कैंटरबरी सबकी हेल्प कर रहा है। ऐसा ना हो कि बाद में इलेक्शंस हो, वोटिंग वगैरह हो, उसके अंदर आप जो है ना बादशाह से हट जाओ और एबट ऑफ कैंटरबरी बादशाह ना बन जाए। यानी कि लोगों ने, जो उसके आसपास के जो लोग थे किंग जॉन के, उन्होंने बादशाह के दिमाग में ये बात डाली कि एबट ऑफ कैंटरबरी बेसिकली क्या कर रहा है, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, सही है ना। और वो ट्रेजन कर रहा है, बगावत क्रिएट करा रहा है, और वो खुद बादशाह बनना चाहता है। तो इस तरह से किंग जॉन को इन्होंने थोड़ा सा एग्जेजरेट किया, भड़काया, थोड़ा सा गुस्से में लेके आया, जेलिस फील कराया। तो फिर किंग जॉन ने क्या किया, इसने जेलिसी, नफरत और गुस्से में आके क्या करा, इसने कहा एबट ऑफ कैंटरबरी को बुला के लिया। और जब एबट ऑफ कैंटरबरी वहाँ पर आया तो इसने उसको सज़ा का ऐलान कर दिया। अब सवाल ये है कि सर बादशाह जो है वो तो किंग जॉन है,
तो एबट ऑफ कैंटरबरी, चलो अगर लोगों की हेल्प कर भी रहा है तो इसके बाद इतनी दौलत कहाँ से आई, इतना पैसा कहाँ से आया? तो हम आपको बता चलें, कहने को तो बादशाह जो है वो किंग जॉन है, लेकिन बादशाह यानी किंग जॉन से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दौलत किसके पास है? एबट ऑफ कैंटरबरी के पास है, जो कि बड़ी उसकी ईमानदारी की, ऑनेस्टी की, और बड़ी कह लें कि उसके एंसेस्टर्स के दौर से वो चली हुई आ रही है दौलत उसके पास। तो वो बहुत ज़्यादा अमीर है। यानी ऑफिशियली तौर पर राइट्स और जो है ना पावर तो किंग जॉन के पास है, लेकिन दौलत जो है बेइंतहा, अपनी ज़ाती दौलत वो किसके पास है? वो एबट ऑफ कैंटरबरी के पास है। हालांकि किंग जॉन के पास भी दौलत है, लेकिन उसकी वो दौलत पर्सनल नहीं है, वो सारी की सारी दौलत किसकी है? वो सारी की सारी मुल्क की दौलत है, इंग्लैंड की दौलत है, सही ना। लेकिन एबट ऑफ कैंटरबरी जो भी लोगों की हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, वो किस बिहाफ पे कर रहा है? वो अपने बिहाफ पे कर रहा है, वो अपने ज़ाती पर्सनल माल में से लोगों के ऊपर खर्च कर रहा है, ठीक है ना। तो इसी जेलिसी की वजह से, अच्छा अब बादशाह क्या बोलेगा एबट ऑफ कैंटरबरी से कि भाई तुम्हारे पास इतना पैसा, अब ये नहीं कह लें कि किंग जॉन जो है वो एबट ऑफ कैंटरबरी को फंसाएगा, सही है ना, जेलिसी में आके, सही है ना, अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा और एबट ऑफ कैंटरबरी को सज़ा देने की कोशिश करेगा। अच्छा, एबट ऑफ कैंटरबरी कितना अमीर है भाई? एबट ऑफ कैंटरबरी इतना अमीर है कि आपके ख्याल में बादशाह के पास हर वक्त कितने मुलाजिम होते होंगे? 10, 20, 30, 40, 50 मुलाजिम होते होंगे। कहा जाता है एबट ऑफ कैंटरबरी के पास हर वक्त 100 सर्वेंट्स मौजूद होते हैं, जिनमें से 50 सर्वेंट ऐसे हैं जो कि इतनी बेहतरीन किस्म की ड्रेसिंग करते हैं, जो कि किंग जॉन की ड्रेसिंग से भी आला ड्रेसिंग है जो एबट ऑफ कैंटरबरी के सर्वेंट्स करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें एबट ऑफ कैंटरबरी का लेवल क्या होगा। फिर इसके अलावा एबट ऑफ कैंटरबरी के 100 नौकरों में से जो 50 स्पेशल नौकर हैं जो हर वक्त उसके सराउंडिंग खड़े रहते हैं, उनके गले के अंदर एक सोने की चेन होती है। वो चेन जो है वो बादशाह की चेन से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि एबट ऑफ कैंटरबरी के नौकरों की चेन जो है वो बादशाह की चेन से ज़्यादा कह लें कि प्रीशियस है, कीमती है, एक्सपेंसिव है। तो एबट ऑफ कैंटरबरी का खुद का लेवल क्या होगा? तो यही सारी वजूहत थी, और प्लस बादशाह के महल से ज़्यादा बेहतरीन और ख़ूबसूरत घर और महल वो किसका है? वो एबट ऑफ कैंटरबरी का। ये सारी बातें किंग जॉन के जो लोग थे उन्होंने इसको भड़का के, है ना, एग्जेजरेट करके थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बयान की, ताकि किंग जॉन जो है वो जेलसी फील करे और एबट ऑफ कैंटरबरी से नफरत पे आए, और वैसा ही हुआ, सही है जी। तो होपफुली थोड़ा सा कहानी आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपनी मेन कहानी की तरफ। तो हमारी मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट है। अब देखें, जैसे आप कहानी को स्टार्ट करेंगे, पोइट्री को स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्टिंग के जो 3 बैलेड्स हैं, बैलेड से मुराद होता है ये जो 4-4 लाइन्स के होते हैं, इनको हम बैलेड कहते हैं। और बैलेड जो है वो नॉर्मली सॉन्ग को कहा जाता है, कहानियाँ, ऐसी पोइट्री जिसके अंदर कहानियाँ बयान की जाए उसको बैलेड कहा जाता है। तो आप ये देख रहे हैं स्टार्टिंग के जो 3 बैलेड्स हैं ये बेसिकली क्या है? ये पोइट्री नहीं है, बल्कि ये अबाउट द पोइट्री है। यानी कि जो इसका पोइट था, एनोनिमस लिखा हुआ, अननोन है, यानी कि जो भी था, खैर बारह नाम नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई तो बंदा होगा जिसने पोइट्री लिखी है। तो स्टार्टिंग की जो ये 3 बैलेड्स हैं ये पोइट्री नहीं है, बल्कि पोइट ने इस कहानी के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया। तो पढ़ते हैं पहले बैलेड में क्या लिखा हुआ है। ये तीनों बैलेड्स जो हैं, अभी कहानी स्टार्ट नहीं हुई, ये तीनों बैलेड्स जो हैं वो बेसिकली इंट्रोडक्शन है। कहते हैं एन एंशिएंट स्टोरी आई विल टेल यू एन एंशिएंट स्टोरी से मुराद क्या है? एंशिएंट कहते हैं कदीम को, यानी पोइट लिख रहा है, कह रहा है एन एंशिएंट स्टोरी आई विल टेल यू एन, कि एक बहुत ही कदीम कहानी मैं आपको सुनाने लगा हूँ। एनन का मतलब होता है कि सून, यानी कि बहुत जल्द, यानी कि अब बस मैं आपको सुना रहा हूँ, यानी कि बिल्कुल विद इन सेकेंड ना। तो एनन का मतलब होता है सून। तो कहते हैं एक पुरानी दौर की मैं कहानी सुनाने लगा हूँ आपको। ये पोइट आपसे मुखातिब है अभी, सही है। कहानी किसकी है? ऑफ अ नोटेबल प्रिंस, एक बहुत ही मशहूर बादशाह की कहानी है। दैट वाज कॉल्ड किंग जॉन, जिसको क्या कहा जाता था? बादशाह किंग जॉन, यानी जॉन कहा जाता था, इंग्लैंड का बादशाह। एंड ही रूल्ड इंग्लैंड विद मेन एंड विद माइट, और ये बादशाह जो था ये इंग्लैंड पर हुकूमत करता था, रूल्ड करता था विद मेन एंड विद माइट। विद मेन एंड विद माइट से मुराद क्या होता है? यानी कि चट भी मेरी पट भी मेरी, यानी माइट इज राइट वाली कहानी थी कि जो मैं कहूँ वो सही है, जो मैं करूँ वो सही है, मतलब ये अपनी मनमानी चलाने वाला था, ठीक है। फिर लिखा हुआ फॉर ही डिड ग्रेट रॉन्ग, अपनी बादशाहत को कायम रखने के लिए इसने बहुत बुरे बुरे काम किए। एंड मेंटेन लिटिल राइट, और अच्छे काम इसने बहुत ही थोड़े से किए, ठीक है जी। तो ये एक पैराग्राफ समझ में आया आपके।
बैलेट समझ में आया। अगला बैलेट क्या बता रहा है पोइट, एंड आई टेल यू अ स्टोरी। पोइट कहता है अब मैं आपको एक कहानी सुनाने लगा हूं, अ स्टोरी सो मैरी, ये कहानी बड़े मजे की है, कंसर्निंग द एबट ऑफ कैंटरबरी। और इस कहानी का ताल्लुक किससे कंसर्न है, एबट ऑफ कैंटरबरी, जो हमने बताया था आपको, मेयर जो है कैंटरबरी का, जो हमारा समझ ले हीरो इस कहानी का, एबट ऑफ कैंटरबरी। हाउ फॉर हिज हाउस कीपिंग। अब पोइट हमें बता रहा है कि मैं आपको कहानी सुना रहा हूं, कहानी बड़े मजे की, इसका ताल्लुक एबट ऑफ कैंटरबरी से, हाउ फॉर हिज हाउस कीपिंग। और हम बयान करेंगे कि एबट ऑफ कैंटरबरी की जो हाउस कीपिंग थी, जो नौकर चाकर थे, उनके बारे में बताएंगे, एंड हाई रिनोन, और वो बादशाह कितना ज्यादा कह लें कि मशहूर था, सही है, ये हम बताएंगे आपको। दे रोड पोस्ट फॉर हिम टू फेयर लंदन टाउन। और कहा जा रहा है कि हाँ जी, तो क्या लिखा हुआ है, हाउ फॉर हिज हाउस कीपिंग एंड हाई रिनोन दे रोड पोस्ट फॉर हिम टू फेयर लंदन टाउन। यानी कहा जा रहा है, पोइट बता रहा है कि अब मैं कहानी आपको सुनाने लगा हूँ, ऐसी कहानी से सुनकर बड़ा मजा आएगा आपको, कंसर्न करती है एबट ऑफ कैंटरबरी के हवाले से और उसके हाउस कीपिंग के हवाले से कि नौकर चाकर उसके घर में कितने थे, किस तरह के थे, हाई रिनोन, उसके हाई रुतबे के बारे में बात करेंगे। दे रोड पोस्ट फॉर हिम टू फेयर लंदन टाउन। और कहा जा रहा है उसके नौकर चाकर इतने ज़्यादा थे कि जब वो लंदन के लिए, मतलब लंदन में निकलता था, वो घर से बाहर निकलता था कहीं पे विजिट के लिए, कहीं पे ट्रिप के लिए, तो कहा लिखा हुआ दे रोड से मुराद होता है यानी कि वो घोड़ों पर निकलता था और वो घोड़सवारी करता हुआ निकलता था, और वो सारे के सारे उसके नौकर चाकर उसके साथ पूरे काफिला बना के, पूरा प्रोटोकॉल दे के उसके साथ निकला करते थे। यानी कि यूं समझ लें कि वो एबट ऑफ कैंटरबरी बादशाह से भी ज़्यादा हाईली रिनोन और हाईली प्रोफाइल किस्म का था, और बहुत हाईली कह लें कि बहुत हाई लेवल का उसका क्या था, कह लें स्टैंडर्ड था। ठीक है, फिर लिखा हुआ है क्या, एन 100 मैन, यानी पोइट बता रहा है एन 100 मैन। एन 100 मैन से मुराद क्या होती है, यानी कि तकरीबन 100 बंदे। एन 100 मैन द किंग डिड हियर से, यानी पोइट बता रहा है कि बादशाह ने ऐसा सुना कि एबट ऑफ कैंटरबरी के जो 100 मुलाजिम है, यानी कि द एबट कैप्ट इन हिज हाउस एवरी डे। यानी कहानी में ये बताया गया है कि बादशाह को खबर मिलती है, बादशाह सुनता है कि एबट ऑफ कैंटरबरी कैप्ट इन हिज हाउस एवरी डे, यानी अपने घर में रोजाना रखता है कितने मुलाजमीन, 100 मैन, यानी 100 मुलाजमीन एवरी डे उसके घर में मौजूद होते हैं। एंड 50 गोल्ड चेन्स विदाउट एनी डाउट, जैसे हमने आपको शुरू में बताया था कि एबट ऑफ कैंटरबरी के 100 मुलाजमीन में से जो 50 मुलाजमीन थे वो इतने ज़बरदस्त किस्म के गेटअप में होते थे कि वो गोल्ड चेन्स पहना करते थे, इन वेलवेट कोट्स, यानी बहुत ही खूबसूरत मखमली सा उनका पहनावा होता था, कोट्स हुआ करते थे, वेटेड द एबट अबाउट, जो कि हर वक्त बादशाह के एबट ऑफ कैंटरबरी के आसपास उसकी जी हुजूरी करने के लिए खड़े रहते थे। तो ये सारे जो तीनों बैलेट्स हैं, ये जो तीनों 4-4 लाइन के पार्ट्स नजर आ रहे हैं, जो 3 बैलेट्स नजर आ रहे हैं, ये तीनों के तीनों पोइट ने किस लिहाज से बयान किए हैं कि अबाउट द पोइट बयान किए हैं, अबाउट द पोम बयान किए हैं। तो होपफुली पोम का रीजन समझ में आ गया होगा आपका। अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहानी स्टार्ट इस तरह से हो रही है कि जब एबट ऑफ कैंटरबरी ने गरीबों की मदद करना शुरू करी, बादशाह से बढ़कर, बल्कि बादशाह तो करता ही नहीं था मदद, तो जब बादशाह को गलत तरीके से उसको फीड किया गया कि भाई एबट ऑफ कैंटरबरी आपके खिलाफ जो है ना ट्रेजन कर रहा है, बगावत क्रिएट कर रहा है, लोगों को उकसा रहा है, लोगों को बता रहा है कि देखो कहना बादशाह तो हेल्प करता नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, और ऐसा ना हो वैसा ना हो, तख्त ताज ना पलट जाए। तो जैसा जैसा बादशाह को मिसगाइड किया गया, और बादशाह खुद भी अच्छा इंसान नहीं था, सही इंसान नहीं था, तो बहरहाल तो सेंस ये है कि अब बादशाह ने जेलिसी में आकर एबट ऑफ कैंटरबरी को अपने दरबार में बुला लिया किसी न किसी तरीके से फंसाने के लिए। तो किस तरह से होता आगे का मामला, मुलाहिजा फरमाइए। देखिए जी, अब यहां से ओरिजिनल कहानी स्टार्ट है, और कहानी किस तरह से स्टार्ट है, एबट ऑफ कैंटरबरी को बादशाह ने यानी किंग जॉन ने बुला लिया अपने दरबार में, और बेसिकली उसको परेशान करने के लिए, उसको सजा देने के लिए बुलाया। लेकिन सजा का तरीका अब आप देखें किस तरीके से है। बादशाह कहता है, हाउ नाउ फादर एबट, हाँ भाई कैसे हैं आप फादर एबट। फादर एबट यहां पे किसको कहा गया, एबट ऑफ कैंटरबरी को कहा गया। आई हियर इट ऑफ दी, बादशाह कह रहा है आई हियर, मैंने सुना है, इट ऑफ दी, आपके बारे में, दी से मुराद यू, आई हियर इट ऑफ दी, मैंने आपके बारे में सुना है, दो कीपिस्ट,
दो से मुराद यू कीपिस्ट यानी यू आर कीपिंग, आपके पास है अ फार बेटर हाउस देन मी, यानी बादशाह कह रहा है एबर्ट ऑफ कैंटरबरी से कि मैंने सुना है आपके बारे में कि आपका जो घर है वो मुझसे भी ज्यादा बेहतरीन है। दो कीपिस्ट अ फार बेटर हाउस देन मी, कि आपके पास जो घर है वो तो मेरे घर से भी बहुत आला है। एंड फॉर दाई हाउस कीपिंग, और मैंने सुना है आपकी हाउस कीपिंग के बारे में, दाई से मुराद होता है योर हाउस कीपिंग, योर। तो कहते हैं कि मैंने सुना है कि बड़ा आपके यहाँ नौकर चाकर हैं, हाई रिनोन, बड़ा नाम है आपका भाई। तो बादशाह ये बातें कहते कहते कहता है आई फियर, बादशाह कह रहा है एबर्ट ऑफ कैंटरबरी मुझे डर लगता है आपसे। आई फियर दो वर्क्स ट्रेजन अगेंस्ट माई क्राउन, के दो वर्क्स यानी यू आर वर्किंग, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश लिखी हुई है तो लिखा हुआ आई फियर मुझे डर है, दो वर्क्स ट्रेजन, ट्रेजन कहते हैं बगावत को, खिलाफत को, कि मुझे डर है कि दो वर्क्स ट्रेजन अगेंस्ट माई क्राउन, कि आपका जो ये काम है, जो आप ये लोगों की हेल्प वगैरह कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, अगेंस्ट माई क्राउन, ये आप मेरे तख्तो ताज की खिलाफत कर रहे हैं और आप ये जो है ना बगावत क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं मेरे खिलाफ। तो ये इल्ज़ाम लगाता है बादशाह। तो जवाब में एबर्ट ऑफ कैंटरबरी का लिखता है, कहता है माई लीक, मेरे आका, कोथ द एबर्ट, यानी एबर्ट ऑफ कैंटरबरी जो है ना वो जवाब में कहता है, कोथ से मुराद होता है कहना, QUOTH भी लिख सकते हैं। आई वुड इट वर नोन, कहता है सर मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक करना चाहूंगा कि इट वर नोन, मेरे बारे में बहुत कुछ मशहूर है कि मैं बहुत है ना लोगों की हेल्प करता हूं, सपोर्ट करता हूं, सच है ये। आई नेवर स्पेंड नथिंग बट वट इज माई ओन, लेकिन कहता है सर मैंने आज से पहले या आज तक गरीबों में जो भी पैसा बांटा है, आई नेवर स्पेंड नथिंग बट वट इज माई ओन, कहता है मैंने सिर्फ वो बांटा है जो मेरा अपना पैसा था, मैंने किसी और का पैसा नहीं बांटा। आई नेवर स्पेंड नथिंग, मैंने कोई ऐसा पैसा गलत जराए का पैसा नहीं बांटा, बट वट इज माई ओन, मैंने तो वो बांटा है जो मेरा अपना जाती पैसा था। एंड आई ट्रस्ट योर ग्रेस, और बादशाह सलामत मुझे आपकी अजमत पर पूरा भरोसा है, विल डू मी नो डियर, आप मुझे कोई तकलीफ नहीं देंगे, फॉर स्पेंडिंग ऑफ माई ओन ट्रू गॉटन गियर, किस चीज के लिए, जो मैंने अपना पैसा खर्च करा, ओन मींस अपना, ट्रू गॉटन गियर, ट्रू गॉटन गियर से मुराद हक हलाल का पैसा जो मैंने खर्च किया है, जो मैंने अपना जाती पैसा गरीबों में बांटा है, उस मदद के लिए आप मुझे कोई तकलीफ नहीं देंगे, कोई सजा नहीं देंगे, मुझे आपकी ग्रेस पर पूरा ट्रस्ट है। तो फिर आप ये जानते हैं बादशाह तो वैसे भी वो तो बैठा हुआ इसी इंतजार में है कि मैंने इसको कैसे ना कैसे करके क्या करना है, सजा देना है कि इसने मेरे खिलाफ ये है गया कैसे। हाँ जी, तो बादशाह तो पहले से ही तैयार बैठा हुआ है कि किस तरीके से एबर्ट ऑफ कैंटरबरी को सजा दी जाए। तो जब एबर्ट ऑफ कैंटरबरी ने कहा कि सर मैंने जो कुछ खर्च किया है वो अपने ज़ाती पैसों में से खर्च किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे को उस बात की सज़ा नहीं देंगे जो मैंने अपना पैसा खर्च किया हक हलाल का, लेकिन आप जानते हैं बादशाह तो तपा हुआ बैठा हुआ है कि किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ करके इसको फंसाना है, इसको सज़ा देनी है। तो बादशाह कहता है यस यस फादर एबर्ट, कहता है हाँ हाँ फादर एबर्ट, बस रहने दो, तुम ज़्यादा फालतू बातें नहीं करो। दाई फॉल्ट इट इज़ हाई, तुम्हारा गुनाह तो बहुत बड़ा है, तुमने हमारे खिलाफ ट्रेजन क्रिएट किया है, बगावत क्रिएट की है। दाई फॉल्ट इट इज़ हाई, तुम्हारा गुनाह तो बहुत बड़ा है। एंड नाउ फॉर द सेम, और उस गुनाह के लिए दो नीडिस मस्ट डाई, तुम्हें तो मरना पड़ेगा। अब आप ये जानते हैं कि कितने छोटी सी बात है कि एबर्ट ऑफ कैंटरबरी ने गरीबों की मदद की है अपने पैसे में से, तो बादशाह को इतना बुरा लग रहा है कि लोग तुम्हारे पास गए क्यों हैं और तुमने लोगों की हेल्प की क्यों। तो कह रहे हैं कि तुम्हारा गुनाह तो बहुत बड़ा है। गुनाह ये नहीं कि तुमने गरीबों की हेल्प की, वो कह रहा है तुमने गरीबों की हेल्प की जिससे गरीबों को लगने लगा कि बादशाह तो हेल्प करता ही नहीं है, तुमने हमारे खिलाफ बगावत क्रिएट कराई है, लिहाजा अब तुम्हें क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी। अब जाहिर सी बात है जब सज़ा का नाम आया तो एबर्ट ऑफ कैंटरबरी बेचारा रोने धोने लगा कि सर अल्लाह का वास्ता है ऐसा मत करें, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, अपना पैसा खर्च किया, कोई गरीब आया मेरे घर पे मांगने तो मैंने उसकी हेल्प कर दी, तो मैंने क्या कसूर कर दिया। अब जाहिर सी बात है दरबार में और लोग भी देख रहे थे कि बादशाह जो है ना ये ज़्यादती कर रहा है, गलत कर रहा है ये एबर्ट ऑफ कैंटरबरी के साथ। तो फिर बादशाह करता है, बादशाह एक बड़ा अजीब सा ऑप्शन देता है। बादशाह कहता है ठीक है, अगर तुम अपनी सज़ा से बचना चाहते हो तो तुम्हें हमारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, 3 सवालों के जवाब।
और अगर तुमने उन 3 सवालों के जवाब नहीं दिए तो फिर हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। तो क्या लिखता है, कहता है फॉर एक्सेप्ट दो कैंस्ट आंसर माई क्वेश्चन 3। फॉर एक्सेप्ट दो कैंस मतलब यू कैन नॉट, अगर तुम नहीं दे सके आंसर मी क्वेश्चन 3, अगर तुम मेरे 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाए, तो कह रहे हैं कि अगर तुम बचाना चाहते हो अपनी जिंदगी तो तुम्हें 3 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और अगर फॉर एक्सेप्ट अगर तुम नहीं दे पाए, इसके सिवा फिर क्या होगा तुम्हारे साथ, दाई हेड मीन्स योर हेड, तुम्हारी गर्दन, शैल बी सिमिटन फ्रॉम दाई बॉडी। सिमिटन का मतलब होता है उड़ा देना, काट देना, स्लॉटर कर देना। तो बादशाह कहता है अगर तुमने मेरे 3 सवालों के जवाब नहीं दिए तो दाई हेड शैल बी सिमिटन फ्रॉम दाई बॉडी, तो तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। अब बेचारा एबर्ट ऑफ कैंटरबरी, सीधा साधा इंसान, इनोसेंट सा इंसान, मासूम सा इंसान, अब जब वो इतनी ज़्यादा टेंशन देखता है तो बड़ा घबराता है, बड़ा रोता गाता है बादशाह से कि सर अल्लाह का खौफ करें कुछ, ठीक है ना। लेकिन आप ये जानते हैं कि बादशाह तो बिल्कुल बस अड़ा हुआ है कि सज़ा देनी है कैसे भी करके। अब सवाल ये, कहाँ तो ये गर्दन उड़ाने की बात कर रहा है और कहाँ ये कह रहा है कि अगर तुमने मेरे 3 सवालों के जवाब दे दिए तो तुम्हारी ज़िंदगी में बख्श दूंगा, और अगर तुमने 3 सवालों के जवाब नहीं दिए तो तुम्हारी गर्दन तुम्हारे धड़ से क्या कर दी जाएगी, अलग कर दी जाएगी। खैर बहरहाल एबर्ट ऑफ कैंटरबरी कहता है ठीक है सर, सवाल तो बताएं कौन से हैं। तो क्या लिखा हुआ है, एंड फर्स्ट कोट द किंग, बादशाह कहता है पहला सवाल, कहता है बताओ व्हेन आई एम इन दिस स्टेट विद माई क्राउन ऑफ गोल्ड सो फेयर ऑन माई हेड। बादशाह कहता है जैसा कि तुम मुझे देख रहे हो, विद माई क्राउन ऑफ गोल्ड, मेरे सर पे सोने का ताज है, सो फेयर ऑन माई हेड, जो मेरे सर पर बड़ा जचता है, अमंग ऑल माई लीग मैन सो नोबल ऑफ बर्थ, ये सारे नौकर चाकर मेरे सामने हैं, सही है ना। और इसके अलावा सो नोबल ऑफ बर्थ से मुराद मैं इतना अजीम खानदान का अजीम चश्मो चिराग हूं। तो कहता है दो मस्ट टेल मी टू 1 penny व्हाट आई एम वर्थ, तो कहता है दो मस्ट टेल मी, तो तुम मुझे बताओ, टू 1 penny यानी कि 1 पाई में, 1 पैसे में, क्योंकि पैनी वुड मेक मनी तो सुना होगा आपने कि कतरे कतरे से दरिया बनता है, पाई से रुपया बनता है। तो कहता है टू दो मस्ट टेल मी टू 1 penny व्हाट आई एम वर्थ, यानी कि आप कह लें कि 1 पाई के अंदर, यानी यूँ समझ लें कि 1 रुपए के अंदर अंदर आप मेरी कीमत बताएं, पैसाज में कीमत बताएं, व्हाट आई एम वर्थ, कि मेरी कीमत क्या है। अब कॉमन सेंस की बात है, इतने बड़े अमीर बादशाह की कीमत आप पैसाज में कैसे लगा सकते, लेकिन वो कह रहा है कि आप बताएं अगर मुझे पैसाज में, पैनीज में बेचा जाए तो कितने पेन्स में मुझे बेचा जाएगा, व्हाट आई एम वर्थ, यानी 1 रुपए में से कितने पेन्स जो हैं वो आप जो है मेरी कीमत लगाएंगे। अब सवाल ये है कि चलें सपोज कर लें हम कह देते हैं भाई 10 पेन्स। बादशाह कह रहा है हाँ, अगर आप 10 पेन्स कहेंगे तो वो समझ लें, वो कहेगा मेरी कीमत तो 20 पेन्स है। अगर आप 20 पेन्स कहेंगे तो वो कहेगा मेरी कीमत 10 पेन्स है। अब आपने जवाब ऐसा लॉजिकल देना है कि बादशाह को जवाब भी मिल जाए और वो उस पर आर्ग्यूमेंट भी ना कर सके। तो पहला सवाल बादशाह ने क्या पूछा कि बताओ मेरी कीमत कितनी है, और वो भी इन पेन्स। फिर लिखा हुआ है सेकेंडली टेल मी विदाउट एनी डाउट, और दूसरा सवाल का जवाब दें आप बिना किसी डाउट के। वो दूसरा सवाल क्या है, हाउ सून आई मे राइड द होल वर्ल्ड अबाउट, कहता बताओ अगर मैं दुनिया का सफर करने निकलूं तो पूरी दुनिया का एक चक्कर कंप्लीट करने में मुझे कम से कम एक्यूरेट, बिल्कुल परफेक्ट, ऑथेंटिक कितना टाइम लगेगा। अब सवाल यह है कि हर बंदे की स्पीड अलग होती है, हर बंदे का सोर्स ऑफ ट्रैवलिंग अलग होता है। घोड़े पे जाएंगे तो आप बहुत सालों लग जाएंगे आपको, जहाज़ में जाएंगे तो कुछ दिन लग जाएंगे आपको, ट्रेन में जाएंगे तो कुछ महीने लग जाएंगे। लेकिन ये कह रहा है हाउ सून आई मे राइड द होल वर्ल्ड अबाउट, कहता बताओ कि पूरी दुनिया का सफ़र मैं मिनिमम एग्जैक्ट कितने लम्हों में, कितने मिनट्स में या कितने आवर्स में कर पाऊंगा। अब कॉमन सेंस की बात है, ये कोई कैसे बता सकता है भाई? सीधी सी बात है, अगर आपको लगता है कि अगर आपको घर से ऑफिस से घर आना है और ऑफिस से घर आने में 15 मिनट लगते हैं, सपोज करें आप ऑफिस से घर आने में निकले, रोड पर ट्रैफिक जैम हो गया, 15 के बजाय आधा घंटा लग गया, आधा घंटे के बजाय 2 घंटे लग गए,
तो सवाल ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि कौन कितनी, और प्लस पूरी दुनिया चक्कर कैसे लगाएंगे भाई, चलो लगा भी लें, बादशाह है, लेकिन एक्यूरेट टाइमिंग कैसे बताएं? कहता है बिल्कुल एक्यूरेट, ना 1 सेकंड आगे ना 1 सेकंड कम। फिर कहता है एंड द थर्ड क्वेश्चन दो मस्ट नॉट श्रिंक, और कहता है तीसरा सवाल जो कि तुम शायद कभी भी ना बता सको, बट टेल मी हियर ट्रूली व्हाट आई डू थिंक, लेकिन फिर भी कोशिश कर लो कि मैं इस वक्त, व्हाट आई डू थिंक से मुराद मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूं। कहता है टेल मी हियर, कहता है मुझे सच सच बताओ या एग्जैक्टली बताओ कि व्हाट आई डू थिंक, कि मैं एग्जैक्टली इस वक्त क्या सोच रहा हूं। अब तीनों ही सवाल कितने डिफिकल्ट हैं कि एक बादशाह की कीमत वो भी पैसाज में, दूसरा सवाल एक्यूरेट टाइम पूरी दुनिया का चक्कर लगाने में, और तीसरी बात सबसे मुश्किल तरीन सवाल व्हाट आई डू थिंक, मैं सोच क्या रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अब जाहिर सी बात है किसके दिमाग में क्या चल रहा है तो कोई भी नहीं बता सकता, अल्लाह ही जाने। ये तो खैर ये 3 सवाल इसने पूछे। तो 3 सवाल सुनने के बाद हमारे जो एबर्ट ऑफ कैंटरबरी साहब थे, इन्होंने कहा कि ओ दीज आर हार्ड क्वेश्चंस फॉर माय शैलो विट, कि सर ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सवाल हैं मेरी शैलो विट के लिए। शैलो विट से मुराद, शैलो कहते हैं खोखली और विट का मतलब होता है अकल, यानी कहता है सर ये जो सवाल हैं ये तो मेरी छोटी सी नाकिस सी अकल के लिए बहुत मुश्किल सवाल हैं। नॉर आई कैन नॉट आंसर योर ग्रेस एज येट, और मैं आपके सवालों का जवाब अभी तो नहीं दे सकता। बट इफ़ यू विल गिव मी बट 3 वीक्स स्पेस, लेकिन अगर आप मुझे 3 हफ्तों का टाइम दे दें, आई विल डू माई एंडेवर टू आंसर योर ग्रेस, तो मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करूंगा। एंडेवर से मुराद होता है ट्राई करना, कि मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करूंगा टू आंसर योर ग्रेस, कि मैं आपकी अजमत के जवाब दे सकूं। तो बादशाह रिप्लाई में क्या लिखता है, नाउ 3 वीक्स स्पेस टू दी विल आई गिव। बादशाह कहता है ठीक है हम आपको 3 हफ्तों का टाइम देते हैं, एंड दैट इज द लॉन्गेस्ट टाइम दो हैज टू लिव, और ये आपके लिए बहुत वक्त है 3 हफ्तों का, जितना जीना है जिंदगी गुजारनी है गुजार लो। फॉर इफ दो डोस्ट नॉट से मुराद डू नॉट, कि अगर तुमने डू नॉट आंसर माई क्वेश्चंस 3, अगर तुमने मेरे 3 सवालों के जवाब नहीं दिए, दाई लैंड्स तुम्हारी ज़मीनें, एंड दाई लिविंग्स तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारा ऐशो आराम, आर फॉरफीट टू मी। फॉरफीट का मतलब होता है छीन लिया जाएगा, यानी कि हम कब्जा कर लेंगे। तो बेचारा एबर्ट ऑफ कैंटरबरी 3 हफ्तों का टाइम लेता है, फटाफट अपने नौकर चाकर उठाता है, अपने मुलाजमीन, अपने घोड़े, अपना सारा प्रोटोकॉल उठाता है और वहाँ से भागता है। बेचारा कहाँ भागता है भाई? अवे रोड द एबर्ट ऑल सैड एट दैट वर्ड, और बेचारा एबर्ट ऑफ कैंटरबरी राइडिंग स्टार्ट करता है, घोड़ों पर घोड़सवारी स्टार्ट करता है, और ऑल सैड एट दैट वर्ड, बेचारा अफसुर्दा रवाना होता है, सही है ना। और अब ये उन सवालों के जवाब ढूंढने जा रहा है। एंड ही रोड टू कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड, और फिर ये कहाँ जाता है? ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाता है। ऑक्सफोर्ड से मुराद जो आज के दौर में ऑक्सफोर्ड कहलाती है, इसका पुराना जो नाम है वो बेसिकली क्या है? ऑक्सफोर्ड। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कराची का नाम पहले कोलाची था, जैसे दिल्ली का नाम पहले दिल्ली था, बम्बई था, अब बाद में मुंबई हो गया, सही है ना। ऐसे ही जैसे कह लें कि जैसे ईरान है, इसका पुराना नाम गालिबन इस्फहान था, और ऐसे ही फ़ारस भी कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि फ़ारसी लैंग्वेज बोली जाती है। शायद कोई कहीं बेशी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। तो बताने मकसद क्या है कि अब ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाता है, ऑक्सफोर्ड जाता है, बड़े बड़े डॉक्टर से, पीएचडी से, काबिल वाइज लोगों से मिलता है। देखो लिखा हुआ भी है, बट नेवर अ डॉक्टर देयर सो वाइज। बड़े बड़े लोगों के पास जाता है और उनसे सवाल करता है कि भाई बताओ, एक बादशाह है वो कीमत कह रहा है कम से कम लगाओ, दुनिया का चक्कर बताओ कितनी देर में लगेगा, एक्यूरेट टाइमिंग बताओ। तो हर बंदा कहता है कि यार जवाब तो हैं, पर जितने एक्यूरेट तुम जवाब मांग रहे हो इतने जवाब तो हमारे पास नहीं है। और सबसे ख़तरनाक सवाल कि बादशाह क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो कोई भी नहीं बता सकता। और चले अगर बता भी दें तो क्या गारंटी है कि बादशाह उस बात को एग्री कर ले कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तो लिखा हुआ बट नेवर अ डॉक्टर देयर सो वाइज, लेकिन वहाँ पर कोई डॉक्टर से मुराद यहाँ पर वो है फिलोसोफर, पीएचडी वगैरह वाले जो डॉक्टर्स होते हैं ना, काबिल वाले डॉक्टर्स यूनिवर्सिटी के। तो कहते हैं लेकिन कोई डॉक्टर, कोई भी प्रोफेसर, कोई उन सवालों के जवाब नहीं दे सका। दैट कुड विद हिज लर्निंग एंड आंसर डिवाइस, यानी किसी के पास ऐसी कोई लर्निंग डिवाइस ही नहीं थी जिससे वो आंसर दे सके। खैर टाइम गुजर गया, 2 हफ्ते और तकरीबन 4 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन इसे जवाब नहीं मिलता।
और अब एबट ऑफ कैंटरबरी क्या हो रहा है, सैड सैड घर की तरफ लौट रहा है कि उसके पास अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं और उसके बाद उसको हलाक कर दिया जाएगा क्योंकि जवाब नहीं मिले। देन होम रोड द एबट ऑफ कंफर्ट सो कोल्ड, यानी कहा जाता है एबट ऑफ कैंटरबरी वापस घर की तरफ जा रहा है और बड़ा ठंडा हुआ है, बड़ा परेशान है, बड़ा बुझा बुझा सा है और बड़े सैड अंदाज में घर की तरफ वापस लौट रहा है। एंड ही मेड हिज शेफर्ड अ गोइंग टू फोल्ड। अब यहां से एंट्री होती है जो हमारा तीसरा करेक्टर था, शेफर्ड। शेफर्ड मतलब चरवाहा, एक गरीब सा इंसान है, झोपड़पट्टी में रहता है जंगल के अंदर, सही है ना। तो एबट ऑफ कैंटरबरी जब वहां से गुजर रहा था उसके घर के पास से, तो ही मेड हिज शेफर्ड अ गोइंग टू फोल्ड, यानी कहा जा रहा है कि अपने घर जाते हुए ये रास्ते में मुलाकात होती है एबट ऑफ कैंटरबरी किसके साथ, शेफर्ड के साथ, चरवाहे के साथ। वो भी अपने घर की तरफ ही जा रहा था। तो जैसे ही शेफर्ड देखता है एबट ऑफ कैंटरबरी को तो कहता है हाउ नाउ माय लॉर्ड एबट, यानी अब शेफर्ड कह रहा है कि अरे एबट साहब कैसे हैं आप, यू आर वेलकम होम, आइए मेरे घर पर खुशामदीद है कि आप यहाँ पर आए। What news do you bring us from good King John? आप आ रहे हैं तो इसका मतलब है यकीनन कोई खबर लेके आए, तो ज़रा बताएं क्या खबर लाएं आप किंग जॉन की तरफ से, यानी बादशाह की तरफ से। तो फिर जैसे शेफर्ड सवाल करता है ना कि बताएं एबट ऑफ कैंटरबरी साहब कोई पैगाम लेके आए क्या बादशाह की तरफ से, तो बेचारा एबर्ट कहता है सैड न्यूज़ शेफर्ड, बहुत बुरी, बहुत अफसुर्दा खबर है मेरे पास शेफर्ड, आई मस्ट गिव, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कि इंतहाई सैड न्यूज़ है। और वो सैड न्यूज़ क्या है, डैड आई हैव बट 3 days मोर टू लिव, अब मेरे पास जीने के लिए सिर्फ कितने दिन बाकी हैं, 3 दिन बाकी हैं। फॉर इफ आई डू नॉट आंसर हिम क्वेश्चन 3, अगर मैंने बादशाह के 3 सवालों के जवाब नहीं दिए, माई हेड विल बी सिमिटन फ्रॉम माई बॉडी, यानी कि एबट ऑफ कैंटरबरी बता रहा है, कह रहा है कि अब मेरे पास जीने के लिए सिर्फ कितने दिन हैं, सिर्फ 3 दिन है। और कहता है कि फॉर इफ आई डू नॉट आंसर हिम क्वेश्चन 3, अगर मैंने उसके 3 सवालों के जवाब नहीं दिए, माई हेड विल बी सिमिटन फ्रॉम माई बॉडी, तो मेरा सर मेरे धड़ से क्या कर दिया जाएगा, जुदा कर दिया जाएगा। तो शेफर्ड कहता है यार ऐसे कौन से सवाल हैं भाई कि उसका जवाब नहीं मिल रहा, जरा वो सवाल तो बताओ। तो अगले 2 बैलेट्स के अंदर एबट ऑफ कैंटरबरी उन सवालों को रिपीट करता है कि पहला सवाल उसने पूछा है कि बताओ सोने का ताज है मेरे सर पर जो बड़ा जचता है, ये सारे नौकर चाकर मेरे हैं, तो पैसाज में बताओ मेरी कीमत कितनी है। और दूसरा सवाल मुझसे पूछा गया कि बताओ कि मैं पूरी दुनिया का चक्कर कम से कम एक्यूरेट 100% एक्यूरेट टाइम में कैसे, कितने कम से कम टाइम में, परफेक्ट टाइम में मैं यहाँ से ये पूरी दुनिया का चक्कर कंप्लीट कर सकता हूँ। और तीसरा सवाल ये बताओ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तो ये तीनों सवाल एबट ऑफ कैंटरबरी उस चरवाहे, उस शेफर्ड के सामने क्या करता है, दोहराता है। तो शेफर्ड जब सवाल सुनता है जिस पर एबट ऑफ कैंटरबरी बिल्कुल उदास हुआ है, तो शेफर्ड सवाल सुन के कहता है नाउ चेयर अप सर एबर्ट, कहता है अरे सर इतने आसान सवाल हैं, चलें आप खुश हो जाएं अब आप ना, क्योंकि आपके सवालों के जवाब मेरे पास मौजूद हैं। कहता है नाउ चेयर अप, कहता है इतना सैड चेहरा ना बनाए, चेयर अप हो जाएं, ज़रा खुश हो जाएं। डिड यू नेवर हियर येट, क्या आपने सुना नहीं है कि कभी कभार क्या होता है, दैट अ फूल ही मे लर्न अ वाइज मैन विट, कि कभी कभी बेवकूफ़ जो है वो भी बड़ी अक्लमंदी की, बड़ी जहानत की बात कर जाता है। तो कहता है सर वैसे तो आपको मैं लगता हूँ कि एक चरवाहा हूँ, बेवकूफ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जाहिल हूँ, सही ना, लेकिन कहता है सर पढ़ा लिखा होने में और बेवकूफ़ होने में फ़र्क है। कहता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं जाहिल तो हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो कहता है कि डिड यू नेवर हियर येट, क्या आपने कभी सुना नहीं, दैट अ फूल ही मे लर्न अ वाइज मैन विट, कि कभी कभी बेवकूफ़ जो होता है वो बड़ी अक्लमंदी की बात कर जाता है। तो कहता है सर आप एक काम करें, शेफर्ड कहता है लैंड मी योर हॉर्स एंड सर्विंग मैन, आप एक काम करें, आप सारे अपने घोड़े वगैरह, नौकर चाकर, जितने आपका ये प्रोटोकॉल है सब मुझे दे दीजिए उधार, लैंड मी मतलब उधार दे दीजिए। एंड योर अपेरल, अपेरल से मुराद आपकी जो ये पोशाक है, आपका जो ये ड्रेस है, आप ये मुझे दे दीजिए। एंड आई विल राइड टू लंदन टू आंसर योर क्वारल, क्वारल से मुराद आपका जो भी झगड़ा, तनाज़ा, मसला, मसाइल जो भी है। कहता आई विल राइड टू लंदन
तो मैं आपके बदले लंदन जाऊंगा टू आंसर योर क्वारल, आपके झगड़े के जवाबात मैं दूंगा, जो आपके सवालात उसने पूछे हैं उनके जवाब मैं दूंगा जाके। तो अब सवाल हमारा ये बनता है कि भाई बादशाह सलामत ने सवाल पूछे हैं किससे? एबट ऑफ कैंटरबरी से। जवाब देने जाने का कौन सोच रहा है? शेफर्ड सोच रहा है। तो क्या बादशाह जो है वो ब्लाइंड है, अंधा है, उसे पता नहीं चलेगा कि मैंने सवाल किससे पूछे थे और जवाब देने कौन आया? तो अब यहाँ से एक और ट्विस्ट है बेसिकली कि शेफर्ड जो है कि वो एबर्ट की जगह जाने की बात क्यों कर रहा है। शेफर्ड जो है वो एबर्ट की जगह जाने की बात क्यों कर रहा है? यहाँ पे ट्विस्ट है बेसिकली क्या कि शेफर्ड जो है वो एबर्ट ऑफ कैंटरबरी का बिल्कुल सेम हूबहू हम शक्ल है। बस सिर्फ फ़र्क क्या है कि एबर्ट ऑफ कैंटरबरी बहुत अमीर है और शेफर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। यानी सिर्फ अमीरी और गरीबी का फ़र्क है, अदरवाइज बिल्कुल डिट्टू कॉपी है शेफर्ड किसकी? एबर्ट ऑफ कैंटरबरी की। तो इसलिए शेफर्ड ने क्या ऑप्शन दिया एबर्ट को कि सर आप अपना ये नौकर चाकर, अपनी पोशाक, अपनी ड्रेसिंग, अपना सारा प्रोटोकॉल मुझे दे दीजिए और आपके इन 3 सवालों के जवाब जाकर बादशाह को मैं दे दूंगा। तो आप जानते जैसे ही इसने ये वाली बात कही तो एबर्ट ने कहा कि नहीं नहीं भाई ऐसा मत कर, सही है ना। उसे पता चल गया तो जाहिर सी बात है वो तो पहले मेरा दुश्मन बना हुआ है और जब उसे ये पता चलेगा कि मैं उसको धोखा दे रहा हूँ, किसी और बंदे को भेज रहा हूँ, तो वो तो और शदीद दुश्मन हो जाएगा मेरा। तो एबर्ट ऑफ कैंटरबरी कहता है ने फ्रॉम नॉट, कहता है नहीं नहीं भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें वहां नहीं भेज सकता। तो फिर शेफर्ड रिप्लाई में क्या कहता है? कहता है सर इफ इट हैड बीन टोल्ड अनटू मी, सर शायद आपने सुना नहीं है कि लोग मेरे बारे में कहते हैं या मुझे कहते हैं क्या? आई एम लाइक योर लॉर्डशिप्स एट एवर मे बी। लोग हमेशा ये कहते हैं कि अगर कंपेयर किया जाए हम दोनों को तो आई एम लाइक योर लॉर्डशिप, मैं बिल्कुल आपके जैसा दिखता हूँ एवर मे बी। यानी मैं हमेशा से लोग मेरे बारे में कॉम्प्लीमेंट कहते हैं कि मैं और आप जो हैं बेसिकली क्या है? बिल्कुल सेम हूबहू है, डिट्टू कॉपी हैं। एंड इफ़ यू विल बट लैंड मी योर गाउन, और अगर सर आप मुझे अपना ये खूबसूरत सा गाउन, ये एक्सपेंसिव सा गाउन, जो लिबास आपने पहना हुआ है, जो कोट आपने पहना हुआ है, अपर आपने पहना हुआ है, अगर आप ये मुझे दे दें, देयर इज नन शैल नो अस एट फेयर लंदन टाउन। तो कहता सर यकीन माने इस पूरे लंदन टाउन के अंदर कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा कि मैं एबर्ट हूँ या शेफर्ड हूँ। और अब देखा जाए तो एबर्ट ऑफ कैंटरबरी को भी ये बात समझ में आ रही है शेफर्ड की, और शेफर्ड ने कहा कि देखें सर मैं एबर्ट बन के चला जाऊंगा, अगर सवालों के जवाबात गलत हुए तो बादशाह मुझे एबर्ट समझकर मेरी गर्दन उड़ा देगा। आप शेफर्ड बनकर गरीब ज़िंदगी गुजार लेना, क्या हुआ? ज़िंदगी रहेगी तो खैर है ना, माल और दौलत का क्या करेंगे आप? तो एबर्ट ऑफ कैंटरबरी को बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। तो एबर्ट फौरन जवाब में क्या कहता है? कहता है नाउ हॉर्सेज एंड सर्विंग मैन दो शेल्ट हैव, कहता है ले भाई ले, सारे नौकर चाकर, सारे घोड़े, सारा प्रोटोकॉल ये ले तुझे दिया मैंने। विद समटस एरे मोस्ट गैलेंट एंड ब्रेव, और फिर एबर्ट ऑफ कैंटरबरी थोड़ी तारीफ़ें करता है शेफर्ड की कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम बहुत ज़बरदस्त किस्म के इंसान हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। विथ क्रूजियर एंड मिटर एंड रॉचेड एंड कूप, और फिर लिखता है फिट टू अपीयर फॉर आवर फादर द पोप। यानी कहता है कि तारीफ़ें करने के बाद ये क्रूजियर, ये मिटर, ये सारे इसने कॉम्प्लीमेंट पे पास किए हैं शेफर्ड के लिए। और फिर आखिर में क्या लिखता है? फिट टू अपीयर, कहता है शेफर्ड मेरे तमाम कपड़े, मेरा पोशाक, मेरी ड्रेसिंग, मेरा गाउन, सब कुछ बिल्कुल तुझे फिट आ रहा है। फॉर आवर फादर द पॉप, और कसम खाता और कहता है मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये मैंने तेरे लिए सिलवाए थे। खैर आगे बढ़ते हैं। अब शेफर्ड बन गया है क्या? एबर्ट ऑफ कैंटरबरी, और एबर्ट ऑफ कैंटरबरी बन गया है शेफर्ड, और शेफर्ड जो है वो एबर्ट की जगह पर रवाना हो गया बादशाह के दरबार की तरफ, और एबर्ट ऑफ कैंटरबरी जो है वो रुक गया है शेफर्ड के झोपड़पट्टी में। अब बादशाह के दरबार में जो बंदा पहुंचा है, दुनिया के सामने तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एबर्ट ऑफ कैंटरबरी है, लेकिन बज़ाहिर वो क्या है? ज़ाहिरी तौर पर तो एबर्ट है, लेकिन ऑफिशियली, इंटरनली, रियलिटी में बीइंग ए ऑडियंस हम क्या जानते हैं? ये शेफर्ड है, लेकिन और किसी को नहीं पता। तो जैसे ही शेफर्ड यानी कि एबर्ट पहुंचता है बादशाह के दरबार में, तो बादशाह देखता है कि यार एबर्ट ऑफ कैंटरबरी आ रहा है। तो कहता है नाउ वेलकम सर एबर्ट, यानी बादशाह कहता है आए भाई आए एबर्ट साहब आ जाइए।
द किंग डिड ही से, यानी बादशाह उससे कहता है कि आ जाएं सर, देख के खुशी हुई आपको। दिस वेल दो आर्ट कम बैक टू कीप दाई डे। दिस वेल, बहुत अच्छी बात है, दो आर्ट कम, के आप आ गए हैं, बैक, वापस आ गए आप दरबार में, टू कीप दाई डे, जो आपने वादा किया था, अपने वादे के मुताबिक आपने पहले से आ गए। यानी अभी समझ लिया, अभी मरने में तो आपको 3 दिन है, लेकिन आप तो पहले ही आ गए, आपने बिल्कुल वादा निभाया अपना। फिर बादशाह कहता है फॉर एंड इफ दो कैंस आंसर माई क्वेश्चन 3, पता है ना आपको, फॉर इफ दो कैंस्ट आंसर माई क्वेश्चन 3, अगर आप मेरे 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाए, दाई लाइफ, तो आपकी जो जिंदगी है, डाई लिविंग, और आपका जो ऐशो आराम और जिंदगी और आपका सारा प्रोटोकॉल जो है, बोथ सेव्ड शैल बी, वो सब हम काबिज हो जाएंगे, हम उस पर कब्जा कर लेंगे, वो सब हमारा हो जाएगा और आपको हम मार देंगे। तो शेफर्ड यानी कि एबर्ट यानी कि शेफर्ड, कुछ भी समझ लें आप, लेकिन ऑफिशियली तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर तो ये एबर्ट बन के आया है, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये एक चरवाहा, एक शेफर्ड है। तो बादशाह कहता हाँ भाई आप तैयार हैं? तो शेफर्ड कहता है, यानी एबर्ट कहता है हाँ सर बिल्कुल तैयार हूँ। तो बादशाह कहता चले बताएं, फर्स्ट व्हेन दो सीज्ड मी हियर इन दिस स्टेट, सबसे पहला सवाल आप बताएं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं बादशाह हूँ, विद माई क्राउन ऑफ गोल्ड सो फेयर ऑन माई हेड, मेरे सर पे एक ताज है जो बड़ा जचता है, अमंग माई लीग मैन सो नोबल ऑफ बर्थ, मैं सारे अपने नौकर चाकरों के दरमियान में हूँ, बड़े लोगों के दरमियान में हूँ, नोबल हूँ मैं, अपने ख़ानदान का एक अजीम इंसान हूँ। टेल मी टू 1 penny व्हाट आई एम वर्थ, मेरी कीमत बताइए आप पैसास के अंदर कम से कम, और ऐसी कीमत बतानी है जिसको मानने से मैं इनकार ना कर सकूं, बल्कि ऐसा जवाब देना है कि मैं मजबूर हो जाऊं आपका जवाब मानने पर। तो शेफर्ड कहता है, यानी कि एबर्ट कहता है सर सुने, आपको कितने पैसों में बेचा जाए? कहता है फॉर 30 pence आवर सेवियर वाज सोल्ड। चूंकि जाहिर सी बात है ये क्रिश्चियनिटी बिलीफ की ये पोम है, तो कहता है कि आपने सुना तो होगा कि फॉर 30 pence यानी 30 सोने की अशरफियों के एवज, आर सेवियर, सेवियर से मुराद यहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात की है जो अल्लाह ताला के नबी थे। कहते हैं फॉर 30 pence आर सेवियर वाज सोल्ड, हमारे ईसा अलैहिस्सलाम को बेचा गया था अमंग द फॉल्स ज्यूज, यहूदियों के हाथों, कितने में? 30 pence में, यानी कि 30 सोने की अशरफियाँ उनकी कीमत लगाई गई थी जब उनको एज ए गुलाम बेचा गया था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। तो कहता है एज आई हैव बीन टोल्ड, जैसा कि मुझे बताया गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 30 pence में बेचा गया था। तो कहता है एंड 29 इज़ द वर्थ ऑफ दी, तो कहता है चूंकि वो तो हमारे ईसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह के नबी हैं, तो क्या तुम्हारी कीमत उनके बराबर हो सकती है? तो बादशाह कहता है नहीं नहीं नहीं। तो कहता सर इसका मतलब है उनको 30 pence में बेचा गया था, तो आपकी कीमत तो 30 pence नहीं हो सकती। फिर कहता है अच्छा बताएं क्या आपकी कीमत उनसे ज्यादा हो सकती है? बादशाह कहता है नहीं नहीं नहीं, वो तो अल्लाह के नबी थे। तो कहता है तो फिर ज्यादा भी नहीं हो सकती। तो कहता है सर ज्यादा आप हो नहीं सकते, बराबर आप हो नहीं सकते, तो रह जाता है कम। तो कहता है अब चूंकि आप हमारे बादशाह हैं, तो कहता हम एक काम करते हैं 29 इज द वर्थ ऑफ दी, हम आप ही कीमत लगा देते हैं 29 pence। और ये जवाब ऐसा ऑथेंटिक था क्योंकि आप ये जानते हैं हर सवाल के 3 जवाब होते हैं कि ज्यादा, कम या बराबर। तो बादशाह ये तो कह नहीं सकता कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बढ़कर हो सकता है, ये भी नहीं कह सकता कि उनके बराबर हो सकता है, हाँ उनसे कम हो सकता है। लेकिन अगर 29 से भी नीचे जाएगा बादशाह, तो फिर उसको हमने इमोशनल ब्लैकमेल करना है कि सर आप तो बादशाह हैं, आपकी कीमत तो बस 1 pence ही कम होनी चाहिए। तो कहते हैं बड़ा ये टेक्निकल जवाब देता है, कहता है फॉर आई थिंक दो आर्ट 1 penny वर्स देन ही, तो मेरे लिहाज से आपकी कीमत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले 1 pence कम है। ज़्यादा आप हो नहीं सकते, बराबर होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, ज़्यादा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, तो आपको उनसे 1 pence कम कीमत रख देते हैं। ज़्यादा कम करेंगे तो फिर आपकी बादशाहत में भी तो कमी आएगी। तो बड़ा टेक्निकल आंसर देता है और बादशाह खुद भी हैरान हो जाता है कि यार इसने कैसा उलझा हुआ जवाब दिया है। और बादशाह इसका जवाब सुनकर फिर क्या लिखता है, क्योंकि आप जानते हैं जब बेइज्जती होती है तो इंसान हंसता है। तो लिखा हुआ है द किंग लव्ड, बादशाह बहुत जोर से हंसता है,
एंड स्वोर बाय द सेंट बिटल, और किसी कह लें सेंट बिटल से मुराद यहाँ पे किसी उनके क्रिश्चियनिटी के अंदर किसी कह लें कि किसी रिलीजियस पर्सनैलिटी की उसने कसम खाई और उसने कहा कि वाकई आई डिड नॉट थिंक आई हैड बिन वर्थ सो लिटिल, वाकई में तुम्हारा जवाब बड़ा ज़बरदस्त है, इससे कम तो मेरी कीमत होनी भी नहीं चाहिए, बादशाह हूँ ना मैं। कहता खैर पहला सवाल तो तुमने बड़ा अच्छा जवाब दिया और तुमने हमें लाजवाब कर दिया। कहता नाउ सेकेंडली टेल मी विदाउट एनी डाउट हाउ सून आई मे राइट दिस होल वर्ल्ड अबाउट। कहता चलो अब दूसरा सवाल बताओ कि, और बिना किसी शक को शुबे के बिल्कुल एक्यूरेट जवाब देना है कि बताओ मैं पूरी दुनिया का सफ़र कम से कम कितने टाइम में कर सकता हूं। तो शेफर्ड कहता है यानी एबर्ट कहता सर ये कौन सा मसला है, हम आपको यही बताते हैं। अब शेफर्ड का जवाब सुने आप। शेफर्ड कहता है यू मस्ट राइज विद द सन। कहता है सर आप एक काम करें, जब सूरज तुलू होता है ना सुबह, जब राइज होता है तो कहता है आप भी राइज हो जाएं सूरज के साथ साथ, यानी जब सूरज अपना सफर स्टार्ट करता है सुबह ही सुबह तुलू होता है, आप भी तुलू हो जाएं। एंड राइड विद द सेम, और आप उसी स्पीड से ट्रेवल करें जिससे सूरज ट्रेवल करता है, अंटिल द नेक्स्ट मॉर्निंग ही राइजेस अगेन, और आप उस वक्त तक ट्रेवल करते रहें जब तक अगले दिन सुबह सूरज दोबारा तुलू ना हो जाए। क्योंकि नॉर्मली हम ये जानते हैं कि सूरज पूरा अपना एक चक्कर दुनिया गिर्द कंप्लीट करने में 24 घंटे लगाता है, तो एक चक्कर लगा लेता है रोजाना। तो कहता है सर अगर आप सूरज की स्पीड के साथ भी ट्रैवल करेंगे तो कहता है तब भी आपको पूरी दुनिया का सफर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 24 आवर्स लगेंगे एक्यूरेट। तो कहता है एंड देन योर ग्रेस नीड नॉट मेक एनी डाउट, और कहता है सर मैं आपको यकीन से कहता हूं आपकी अजमत के लिए, बट इन 24 आवर्स यू विल राइड इट अबाउट। कहता है सर आप यकीन माने 24 घंटे से कम टाइम तो आपको फिर भी नहीं लगेगा, क्योंकि सूरज को भी एक दुनिया का चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं। तो कहता है अगर आप सूरज की स्पीड से भी ट्रैवल करेंगे तो आपको पूरे एक्यूरेट, ना एक सेकंड कम ना एक सेकंड ज़्यादा, पूरे 24 आवर्स लगेंगे इस दुनिया का चक्कर कंप्लीट करने में। तो एक बार फिर बर्थडे हो जाती है बादशाह सलामत की, केक कटे आता है क्योंकि जाहिर सी बात है बेइज्जती हो गई। द किंग ही लाफ्ड, बादशाह फिर मुस्कुराता है। सोर्ड बाय द सेंट जॉन, फिर अपने मजहबी अकायद के मुताबिक किसी कसम खाता है और कहता है आई डिड नॉट थिंक इट कुड बी डन सो सून। वाकई तुमने सही जवाब दिया, 24 घंटे से भी कम का टाइम तो हो ही नहीं सकता, ये भी तुमने बड़े परफेक्ट बता दिए। लेकिन कहता है वाकई 24 घंटे से पहले तो दुनिया का चक्कर कंप्लीट करना वाकई में नामुमकिन है। अब बादशाह की 2 दफ़ा तो बेइज्जती हो गई, लेकिन बादशाह तीसरे सवाल पे बड़ा कॉन्फिडेंट है। बादशाह कहता है नाउ फ्रॉम द थर्ड क्वेश्चन दो मस्ट नॉट श्रेन। तीसरा सवाल जिसका जवाब तुम वाकई नहीं दे पाओगे, बट टेल मी हियर ट्रूली व्हाट आई डू थिंक। लेकिन कहता है फिर भी कोशिश करो, बताओ मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो शेफर्ड यानी कि एबर्ट यानी कि शेफर्ड कहता है सर यस दैट शैल आई डू, आपके इस सवाल का भी जवाब मैं दूंगा। एंड मेक योर ग्रेस मैरी, और कहता है सर मैं आपको बिल्कुल मतलब ऐसा खुश कर दूंगा मैं आपको कि आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। यू थिंक आई एम द एबर्ट ऑफ कैंटरबरी, आप यही सोच रहे हैं ना कि क्या मैं वही 3 हफ्ते पहले वाला एबर्ट ऑफ कैंटरबरी हूं जो कि आपके सामने रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, माफिया मांग रहा था, भीख मांग रहा था जिंदगी की, जबकि आज मेरे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं और मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको जवाब दे रहा हूं। तो यू थिंक आई एम द एबर्ट ऑफ कैंटरबरी, आप यही सोच रहे हैं कि क्या मैं वही एबर्ट ऑफ कैंटरबरी हूं, वही डरपोक, वही बुजदिल वाला। लेकिन कहता सर सुने, बट आई एम हिज पूर शेफर्ड, मैं एबर्ट ऑफ कैंटरबरी नहीं हूं बल्कि मैं तो उसका गरीब चरवाहा हूं। एज प्लान यू मे सी, और ये प्लान हमने बनाया था कि मैं आपसे आके मिलूंगा, ये मेरा प्लान था कि एबर्ट के बजाय आपके अजीम सवालों के जवाब मैं आपको दूं। दैट आई एम कम टू बैग पार्डन फॉर हिम एंड फॉर मी, और कहता है सर यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि बैग पार्डन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, माफ़ी मांगना चाहता हूँ, फॉर हिम एबर्ट ऑफ कैंटरबरी के लिए भी एंड फॉर मी, अपने लिए भी, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने भी तो धोखा दिया है ना आपको, मैंने भी तो चीट किया आपको। अब एक तरफ बादशाह को गुस्सा भी बड़ा आया कि यार इसने मेरे सामने खड़े होकर मुझे बेवकूफ़ बनाया, लेकिन दूसरी तरफ बेवकूफ़ी पे गुस्सा शेफर्ड की इस झूठ पर गुस्सा आने से ज़्यादा
बादशाह इस शेफर्ड की जहानत का कायल हुआ और वो बड़ा इससे इंस्पायर हुआ कि यार इतना ज़बरदस्त, इतना जीनियस बंदा ही है। यानी कि शायद यूं समझ लें कि एबर्ट ऑफ कैंट बादशाह को अपने सवालों के जवाब खुद भी नहीं पता थे, लेकिन जब शेफर्ड ने इतने टेक्निकल जवाब दिए तो बादशाह बहुत खुश हुआ। गुस्से के बजाय वो लिखा हुआ द किंग ही लाफ्ड, वो फिर से हंसता है, एंड स्वर बाय द मास, और फिर कसम खाता है और कहता है आई विल मेक यू लॉर्ड एबर्ट दिस डे इन हिज प्लेस। बादशाह इतना ज़्यादा इंस्पायर होता है शेफर्ड से, वो कहता है यार शेफर्ड तू वाकई तू बहुत जीनियस इंसान है और हम तुझसे इतना खुश हुए हैं कि आज आई विल मेक यू लॉर्ड एबर्ट दिस डे, मैं आज कैंटरबरी का एबर्ट किसको बनाता हूँ, मैं तुम्हें बनाता हूँ। यानी आज से कैंटरबरी के नवाब कौन है, मेयर कौन है, वो तुम हो। इन हिज प्लेस यानी उस बेवकूफ़ निकम्मे डरपोक बुजदिल को हटाओ और उसकी जगह पे तुम आज से एबर्ट ऑफ कैंटरबरी हो। तो शेफर्ड फौरन कहता है नाउ ने माय लीग, नहीं नहीं सर प्लीज़ ऐसा मत करें, बी नॉट इन सच स्पीड, सर इतने जज्बाती ना हो आप, हमने मजाक में आपसे कहा है सूरज की स्पीड वाला इंजन लगाया, आप तो सूरज की स्पीड से चलना शुरू हो गए। कहता है नहीं नहीं सर, नाउ ने माय लीग, कहता है सर ऐसा मत कहें, बी नॉट इन सच स्पीड, आप तो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं, आप तो मुझे एबर्ट ऑफ कैंटरबरी बना रहे हैं। फॉर अल्लाह, कहता मेरी सुनिए तो, आई कैन नीदर राइट नॉर रीड, ना मैं लिख सकता हूँ ना मैं पढ़ सकता हूँ, मैं तो बिल्कुल जाहिल हूँ, जाहिल मुतलक हूँ मैं, मुझे आप कहाँ इतना बड़ा मनसब दे रहे हैं, मैं एबर्ट ऑफ कैंटरबरी बनने काबिल नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो ऐसे बस एक लोकल सा इंसान हूँ, गरीब सा इंसान हूँ, जाहिल सा इंसान हूँ। फिर क्या होता है भाई, बादशाह कहता है नहीं, तुमने 3 बार हमारा केक काटा है, तुमने 3 बार हमें खुश किया है और इतने ज़बरदस्त इंस्पायरिंग जवाब दिए, कहता है तुम्हें इनाम तो मिलेगा। बादशाह कहता फिर भी 4 नोबल्स अ वीक देन आई विल गिव दी, हम फिर भी तुम्हारी जहानत के कायल होने के बावजूद हम तुम्हें ऐलान करते हैं 4 नोबल्स अ वीक से मुराद हर हफ्ते तुम्हें 4 सोने की अशरफिया हम इनाम दिया करेंगे एज ए वजीफा, फॉर दिस मैरिज जस्ट दो हैज शोन टू मी। हाँ जी, तो क्या लिखते हैं, कहता है कि 4 नोबल्स अ वीक देन आई विल गिव दी। बादशाह कहता है मैं फिर भी तुम्हें तुमने चूँकि 3 दफ़ा मुझे इतना ज़बरदस्त आंसर दिए, तो कहता है फॉर दिस मैरिज जैस दो हैज़ शोन टू मी, जो तुमने मुझे इतनी बेहतरीन तरीके से खुश किया, इंस्पायर किया, तो कहता है इस खुशी के नतीजे में, इस जहानत के नतीजे में मैं तुम्हें 4 नोबल्स यानी कि सोने की अशरफियाँ कह लें आप, कहता है कि मैं आपको हर हफ्ते वजीफ़े के तौर पे दिया करूँगा। फिर भी एबर्ट कहता है सर बड़ी मेहरबानी आपकी, लेकिन असल तो चीज़ ये है कि एबर्ट को माफ़ कर दें। तो शेफर्ड ने उसे रिक्वेस्ट करी, तो बादशाह कहता है एंड टेल द ओल्ड एबर्ट, कहता है ठीक है जाओ उस पुराने वाले बेवकूफ़ एबर्ट को बताओ जाके, व्हेन दो कम्स होम, कि जब वो घर वापस आएगा ना तुम्हारे से अपना सारा प्रोटोकॉल लेके, दो हैज़ ब्रॉट हिम अ पार्डन, तो वो यहाँ आए हमसे आके माफ़ी मांगे फ्रॉम गुड किंग जॉन। तो कहता है बादशाह सलामत से यानी मुझसे माफ़ी मांगो आके, तो फिर मैं उसे माफ़ कर दूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ यू, यानी कि वो कहता है शेफर्ड सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं उसको माफ़ कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये एक छोटी सी कहानी थी, होपफुली आपको समझ में आई होगी। तो बाकी इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।